तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एपीएस इन ट्रिपल वीएफ ऑपरेशन और उसके सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ पर ये ट्रिपल वीएफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल वी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो जो एपीएस है हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर ये जो एपीएस है इसके वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होता क्या है इसके बारे में बात करना है, और सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर मतलब ये आर्किटेक्चर के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ ये वाली वीडियो में हम लोग थोड़ा शॉर्ट सप्लाई के भी बारे में बात करेंगे और कंट्रोल यूनिट के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी पावर सिस्टम एपीएस, राइट। अभी जो एपीएस यूनिट होती है ये कहाँ कितनी यूनिट होती है, सबसे पहले ये 3 यूनिट होती है, APS 1, APS 2, APS 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें APS 1, APS 2, APS 3। अभी जो APS 1 होता है कहाँ पर लगा होता है, TC1 में लगा होता है। जो APS 2 होता है MC3 में लगा होता है। और जो APS 3 होता है ये कहाँ पर लगा होता है, ये TC2 में लगा होता है। अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली कि जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है ये 3 फेज़ 415 वोल्ट AC सप्लाई बनाता है, सिंगल फेज़ 240 वोल्ट AC सप्लाई बनाता है, और तीसरा 110 वोल्ट DC सप्लाई बनाता है। अभी यहाँ पर ये जो हमने जो AC सप्लाई जो कंसिडर किया जिसमें 3 फेज़ और सिंगल फेज़ के बारे में हमने बात किया, उसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, 110 वोल्ट DC सप्लाई के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो स्टैटिक इन्वर्टर है, ये स्टैटिक इन्वर्टर क्या 110 वोल्ट DC सप्लाई खुद से बनाता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला समझना होगा ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है क्या। जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम होता है इसमें अलग अलग सब सिस्टम आता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है इसमें हमें 2 सर्किट मिलती है। पहला हमें मिलती है स्टैटिक इन्वर्टर की सर्किट, और दूसरी सर्किट हमें जो मिलती है वो हमें बेसिकली बैटरी की सर्किट मिलती है। तो पहली जो सर्किट है वो स्टैटिक इन्वर्टर की सर्किट, और दूसरी जो सर्किट है उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी सर्किट। अभी स्टैटिक इन्वर्टर सर्किट में हमें स्टैटिक इन्वर्टर यूनिट मिलता है। अब ये बैटरी सर्किट में अगर हम लोग देखें हमें बैटरी चार्जर यूनिट मिलता है, बैटरी कंट्रोल बॉक्स मिलता है, और बैटरी बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक इन्वर्टर सर्किट है और ये जो बैटरी सर्किट है, बैटरी सर्किट, ये दोनों को मिला के हमें बेसिकली मिलता है 110 वोल्ट DC सप्लाई। स्टैटिक इन्वर्टर 110 वोल्ट DC सप्लाई खुद से नहीं बनाता। जो स्टैटिक इन्वर्टर है, स्टैटिक इन्वर्टर सर्किट और ये बैटरी सर्किट दोनों को मिला के हमें मिलता है 110 वोल्ट DC सर्किट, आई मीन 110 वोल्ट DC सप्लाई, राइट। तो किस तरीके से मिलता है, ये जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है इसके साथ बैटरी चार्जर लगा होता है, और ये जो बैटरी चार्जर होता है ये क्या करता है, बेसिकली बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, ट्रेन की बैटरीज को चार्ज करने का काम करता है, जिसकी वजह से होता है कि हमें 110 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टैटिक इन्वर्टर है वो खुद से 110 वोल्ट DC बना रहा है अंदर से, राइट। जो 110 वोल्ट DC है वो हमें SIV से नहीं मिलती है, जो 110 वोल्ट जो DC है वो हमें बैटरी से ही मिलती है वाया SIV, राइट। तो फिर अगर हम लोग देखें उसके बारे में हमें बात करना है, इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें SIV स्टैटिक इन्वर्टर सर्किट ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बैटरी सर्किट में हमें क्या क्या मिलता है, बैटरी सर्किट में जैसे हमने बात किया हमें बैटरी चार्जर यूनिट मिलता है, बैटरी चार्जर सर्किट भी बोल सकते हैं, बैटरी कंट्रोल बॉक्स मिलता है, और बैटरी बॉक्स मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास है शॉर्ट सप्लाई यूनिट। अब ये शॉर्ट सप्लाई यूनिट और कंट्रोल यूनिट इसके भी बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे लास्ट में। तभी हमें बात करना है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के बारे में, राइट, ऑफ APS। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हमारी ट्रेन में 3 APS लगे, APS 1, APS 2, APS 3। अभी यहाँ पर ये जो APS 1 हमने जो कंसिडर किया, यहाँ पर ये APS 1, अभी जो APS 1 होता है ये बेसिकली इसमें जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है कैसी होती है, वेरिएबल होती है। अभी वेरिएबल वोल्टेज और ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है ये हम लोग कहाँ पर देते हैं, ये हम लोग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में देते हैं, VAC पैनल में देते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें VAC पैनल में हम लोग क्यों देते हैं वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो VAC जो पैनल है इसमें जो पावर जो होता है वो वेरी कर रहा होता है। क्यों वेरी कर रहा होता है, क्योंकि जो हमारी ट्रेन के इंटीरियर में सलून में जो कूलिंग जो होती है, कूलिंग डिमांड वो वेरी कर रही होती है। कूलिंग डिमांड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ज़्यादा कंप्रेसर चलाने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा कंप्रेसर्स अगर हम लोग चला रहे, VAC पैनल में अगर हम लोग देखें 4 कंप्रेसर्स होते हैं, राइट। एक VAC पैनल में 4 कंप्रेसर होते हैं। मान लेते हैं हमारी ट्रेन में जो कूलिंग है वो कम है, कूलिंग कम है तो चारों कंप्रेसर चलाने होंगे तो पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कूलिंग अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में 2 ही कंप्रेसर चलाने से काम बन जाएगा, तो ऐसे केस में पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर जो है, जो वोल्टेज जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वोल्टेज वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। तो यही रीज़न की वजह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ किया है बेसिकली VAC पैनल के लिए, राइट। तो जो वेरिएबल वोल्टेज और जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें किसके थ्रू मिलता है, APS 1 के थ्रू मिलता है और APS 3 के थ्रू मिलता है, राइट।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस आर्किटेक्चर APS1 एंड APS3 विल ऑपरेट इन ट्रिपल VF मोड। जो APS1 और जो APS3 जैसे हमने बात किया, जो APS1 और जो APS3 ये बेसिकली ट्रिपल VF मोड में काम करेंगे, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोड में इन सिंक्रोनाइजेशन। एंड APS2 विल ऑपरेट इन फिक्स फ्रीक्वेंसी मोड। अभी यहाँ पर ये जो APS2 हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो APS2 है ये बेसिकली फिक्स फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। ये जो APS2 हमें जो दिखाई दे रहा है ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, राइट। तो ये जो APS1 और ये जो APS3 है ये बेसिकली वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे, और ये जो APS2 होगा ये बेसिकली फिक्स वोल्टेज और फिक्स फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। ऑल द कंप्रेसर्स इन ऑल द VACs विल बी सप्लाइड बाय APS1 एंड APS3। जैसे कि हमने बात किया, जो कंप्रेसर्स होते हैं वो उनका जो ऑपरेशन होता है वेरिएबल होता है, और जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर वही लिखा है, एंड ऑल द रिमेनिंग AC सप्लाई लोड्स विल बी सप्लाइड बाय APS2। ऑल द auxiliary are identical and interchangeable. In case one APS fail, the transfer contactor between fixed frequency bus and variable frequency bus will be closed by TCMS, and both the available APS will work in fixed frequency mode in synchronization, right। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से अगर हम लोग देखें फिक्स फ्रीक्वेंसी बस और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बस क्या होती है, राइट, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से बस दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से बस बार, ये फिगर आई गेस, ये फिगर या फिर दूसरी फिगर कंसिडर कर लेते हैं। दो तरीके की बस होती है हमारे पास, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बस है और दूसरी जो बस है वो कौन सी बस है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बस है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। हमारे पास दो तरीके की बस है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बस है और दूसरी है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बस। तो जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये वाली जो बस है ये है बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली बस, और ये वाली जो बस है ये है फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली बस। अभी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है इसके साथ क्या कनेक्टेड है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ तो जो वोल्टेज होगा वो भी ऑब्वियसली वेरिएबल होगा, और फिक्स फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा फिक्स्ड। तो यहाँ पर ये APS1 हमने कंसिडर किया, APS3 हमने कंसिडर किया। ये APS1 और जो APS3 ये क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली बस। तो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है इसे पावर फेड करने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है इसके साथ क्या कनेक्टेड है, VAC कनेक्टेड है, सारे के सारे VAC पैनल कनेक्टेड है। और जैसे हमने बात किया जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है उसके साथ हमने VAC को ही क्यों लगाया, क्योंकि VAC में जो कंप्रेसर का जो ऑपरेशन होता है वो वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू कूलिंग डिमांड। अभी यहाँ पर ये वाली जो बस है ये है फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली बस। अभी जो फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है इसके साथ फिक्स फ्रीक्वेंसी वाले लोड कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन फ़ैन हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर फ़ैन हो गया, AGTU हो गया जो कि होता है एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट, मतलब कंप्रेसर सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो लोड है वो बेसिकली फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स वोल्टेज पर काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो लोड है उसको हमने फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली बस के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और ये जो फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है इसे फेड करने का काम कौन कर रहा है, APS2 कर रहा है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में होगा क्या, नॉर्मल ऑपरेशन में होगा क्या, यहाँ पर ये जो APS1 और ये जो APS3 होगी ये क्या करेंगे, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस होगी इसे क्या करेंगे, फेड करेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, सारे जो VAC होंगे वो क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है इसे APS2 फेड करने का काम करेगा नॉर्मल ऑपरेशन में, जिसके वजह से होगा क्या, सारे के सारे जो फिक्स फ्रीक्वेंसी वाले जो लोड होंगे वो क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। अभी यहाँ पर मान लेते हैं हमारा जो APS2 है वो क्या हो गया, APS2 जो है ये बेसिकली ख़राब हो गया, ये इसमें मान लेते हैं किसी तरीके का फॉल्ट आ गया। तो ऐसे कि इसमें जो मोड होगा कौन सा मोड आ जाएगा, डिग्रेडेड मोड। तो डिग्रेडेड मोड में क्या होता है, कोई भी एक जो APS होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मान लेते हैं ये जो APS2 है ये क्या हो गया, ये ख़राब हो गया, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो ट्रेन डिग्रेडेड मोड में चले गई। तो जब ये APS ख़राब हो जाएगा, जब ये APS मतलब काम नहीं करेगा, इसमें कुछ फॉल्ट आ जाएगा, तो ऐसे केस में जो फिक्स फ्रीक्वेंसी वाले जो लोड है इनको पावर कौन प्रोवाइड करेगा, इनको पावर सप्लाई कौन देगा। तो जब भी हमारा APS2 फॉल्ट, इसमें किसी तरीके का फॉल्ट आ जाएगा या फिर ये किसी रीज़न की वजह से काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर है वो क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे ये ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर क्लोज्ड हो जाएगा तो ऐसे केस में जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है और ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। फिर उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है ये भी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगी, क्योंकि जो APS1 और ये जो APS2 है ये क्या करेंगे, पावर को फेड करेंगे विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेंगी, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। और जब वो फिक्स फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगी तो जितने भी जो लोड वो बस के साथ कनेक्टेड है उसे फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ पावर मिलेगा।
तो यहाँ पर हमने वही डिस्कशन किया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर वही डिस्कशन किया है। इन केस वन ऑफ द एपीएस फेल्स, अगर कोई भी एक एपीएस फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर होगा फिक्स फ्रीक्वेंसी बस के बीच में और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बस के बीच में, वो क्लोज हो जाएगा। कौन क्लोज करेगा? टीसीएमएस क्लोज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली बस थी और यहाँ पर ये जो फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा थ्रू टीसीएमएस। टीसीएमएस क्या करेगा? जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर है उसे क्या कर देगा? क्लोज करवा देगा। जिसके वजह से होगा क्या, ये दोनों जो बस होगी ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगी। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉर्मल ऑपरेशन में जो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, इसमें जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें जो मिल रही थी, अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेंगी। अभी इसमें हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी वो फिक्स्ड मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो रेड वाला है फिक्स फ्रीक्वेंसी हमें मिलेंगी, और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेंगी 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़, 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ एपीएस। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन केस अगर कोई एपीएस फेल हो जाता है तो ऐसे केस में जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर होता है फ्रीक्वेंसी बस के बीच में और वेरिएबल बस के बीच में, आई मीन फ्रीक्वेंसी बस के बीच में और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बस के बीच में, वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा टीसीएमएस के थ्रू। एंड बोथ दी अवेलेबल एपीएस विल वर्क इन फिक्स फ्रीक्वेंसी, और दोनों जो एपीएस हो गए फिक्स फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे, राइट, और सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन अलॉन्ग विद द सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ एपीएस सिस्टम। अभी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और शोर सप्लाई के बारे में। तब ये शोर सप्लाई क्या होती है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है उसको हमने यार्ड में लेके आ गया, और जो बैटरी है वो भी क्या हो गई? पूरी तरीके से ड्रेन हो गई। जो बैटरी हो पूरी तरीके से क्या हो गई? ड्रेन हो गई। अभी बैटरी को चार्ज करने का काम कौन करेगा? बैटरी चार्जर करेगा। अभी जो बैटरी चार्जर है इसे भी तो हमें पावर देना होगा ना। बैटरी चार्जर को जब हम लोग पावर देंगे तब जाके जो बैटरी चार्जर होगा वो क्या करेगा? ट्रेन की जो बैटरी होगी उसे चार्ज करने का काम करेगा। जैसे कि जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो ऐसे कि इसमें जो चार्जर होता है उसको भी हम लोग पावर देते हैं। जो चार्जर होता है उसको हम लोग सॉकेट में लगाते हैं, जिसके वजह से चार्जर को पावर मिलता है, और वो जो पावर होता है उसके वजह से जो मोबाइल जो होता है वो चार्ज होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। हमने ट्रेन को लेके आया वर्कशॉप में, कार शेड में, OHE अवेलेबल नहीं है, और जो बैटरी है ट्रेन की पूरी तरीके से क्या हो गई? ड्रेन हो गई। तो बैटरी को ड्रेन हो गई तो बैटरी को चार्ज करना होगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा? बैटरी चार्जर लगाना होगा। बैटरी चार्जर को हम लोग कहाँ से पावर प्रोवाइड करेंगे? बैटरी चार्जर को हम लोग पावर प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट सप्लाई के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो शॉर्ट सप्लाई होती है एक तरीके से क्या होती है? एक्सटर्नल सप्लाई होती है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में चार्जर कैसा लगाते हैं, वैसे ये शॉर्ट सप्लाई होती है, एक तरीके से चार्जर का काम करती है, ट्रेन को चार्ज करने का काम करती है। तो दो शॉर्ट सप्लाई हमारी 8 कार की ट्रेन में, 2 शॉर्ट सप्लाई सॉकेट प्लेस ऑन बोथ दी साइड ऑफ द क्यूबिकल के दोनों साइड अलॉट टू सप्लाई बैटरी चार्जर एंड 3 फेज लोड। अभी जो शॉर्ट सप्लाई, इसके थ्रू जो बैटरी चार्जर है वो तो चार्ज होगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा, और साथ ही साथ जो 3 फेज लोड है उसको भी हम लोग पावर प्रोवाइड कर सकते हैं शॉर्ट सप्लाई के थ्रू। Each socket will be accompanied by 2 red lamp in short supply mode। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे जब शॉर्ट सप्लाई के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने बात किया, जो शॉर्ट सप्लाई होता है ये एक्सटर्नल सप्लाई होता है। जब हम लोग हमारी ट्रेन को वर्कशॉप में लेके आ जाते हैं और जब कोई पावर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तभी हम लोग ट्रेन के साथ शॉर्ट सप्लाई लगाते हैं, जिसकी वजह से जो 3 फेज लोड है उसको हम लोग चला सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो बैटरी है उसको भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इमेजिन कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, जो ट्रेन है उसको वर्कशॉप में हमने लेके आया, और जो वेंटिलेशन जो पैनल है VAC पैनल, उसको हमें क्या करना है? VAC पैनल की हमें कूलिंग चेक करना है। अब कूलिंग कैसा चेक करेंगे? जो बैटरी है पूरी तरीके से ड्रेन है, अगर बैटरी एटलीस्ट चल रही होती तो बैटरी के थ्रू हम लोग एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड पे देख सकते थे उसका परफॉर्मेंस, VAC का परफॉर्मेंस। बट हमें एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड पे भी नहीं देखना है, हमें नॉर्मल मोड पे देखना है कि उसकी कूलिंग कैसी है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जो शॉर्ट सप्लाई होगा वो हम लोग ट्रेन के साथ लगा देंगे, जिसके वजह से होगा क्या? जो VAC पैनल है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, उसकी कूलिंग कितनी है, कैसा काम कर रहा है, इवेपोरेटर, कंडेंसर किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, और सक्शन प्रेशर कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। सक्शन प्रेशर क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग VAC सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने बात किया, हमारी बैटरी पूरी तरीके से जब डिस्चार्ज हो जाएंगी और उसे हमें चार्ज करना होगा बैटरी चार्जर के थ्रू, तो बैटरी चार्जर को पावर देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे शॉर्ट सप्लाई, जिसकी वजह से बैटरी चार्जर क्या करेगा? बैटरी को चार्ज करेगा, और शॉर्ट सप्लाई के साथ हम लोग जो 3 फेज जो लोड है उसको भी हम लोग चला सकते हैं।
अभी बात करते हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक होती है कहाँ पर लगी होती है, कन्वर्टर केस में लगी होती है, एक सील्ड कंपार्टमेंट में। तो जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक होती है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इज माउंटेड इन अ सील कंपार्टमेंट इनसाइड द कन्वर्टर केस। वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक होती है कन्वर्टर केस में एक सील कंपार्टमेंट में लगी होती है। अभी जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक होती है इसे बेसिकली कंट्रोल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो कंट्रोल पावर सप्लाई ये हम लोग कहाँ से देंगे, जो कंट्रोल पावर सप्लाई ये हम लोग बेसिकली 110 वोल्ट हमारे डीसी सिस्टम से देंगे, मतलब डीसी बैटरी के थ्रू देंगे। अगर बैटरी भी हमारी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है तो ऐसे केस में जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक है इसको हम लोग बेसिकली शॉर्ट सप्लाई के थ्रू क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं। मतलब वही जो शॉर्ट सप्लाई होगा वो क्या करेगा, बैटरी चार्जर को चार्ज करेगा और बैटरी चार्जर को पावर प्रोवाइड करेगा, बैटरी चार्जर डीसी बैटरी को चार्ज करेगी और वो बैटरी के थ्रू हमें क्या मिलेगा, 110 वोल्ट डीसी मिलेगा। और ये जो 110 वोल्ट जो डीसी है वो क्या करेगा, कंट्रोल पावर सप्लाई को क्या करेगा, चार्ज करने का काम करेगा, कंट्रोल पावर सप्लाई को पावर देने का काम करेगा। अब ये जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके बारे में हम लोग आगे तो बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से इसमें बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, राइट। और साथ ही साथ इसमें सेमीकंडक्टर फायरिंग सिस्टम भी होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हो, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पर फायर कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें कंट्रोल पावर मिलेगा। ये बहुत इंजीनियरिंग का फंडामेंटल है। कंट्रोल पावर अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो गेट होगा, गेट टर्मिनल, उसको मैं ट्रिगर करूँगा, जिसके थ्रू मुझे क्या मिलेगा, कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा।